अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, भारत के हवाले से कुछ बात करना चाहूँगा। भारत में चीज़ें जिस तरह चल रही हैं, तो ऐसे में कुछ अपीजमेंट इतनी ज़्यादा होती रही है अतीत में, माजी में, पास्ट में, कि चीज़ों को सुधारने जाओ तो फ़ौरन एक्सट्रीमिज़म और हिंदुत्व एक्सट्रीमिज़म और माइनॉरिटीज़ पे जुल्म हो रहा है और ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जबकि मैं पहले भी इस मुद्दे पे काफ़ी बार बता चुका हूँ कि एक सेक्युलर कंट्री में माइनॉरिटीज़ नहीं होती, लेकिन भारत में ये प्रैक्टिस चलती रहती है और ऐसे में मेजॉरिटी को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। ये दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। कई इसकी मिसालें हैं। मैं छोटे से आपके साथ 2 मिनट की वीडियो शेयर करूंगा पुष्पेंद्र कुलशस्त्र जी की, जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह हिंदू जेनोसाइड होता रहा, लोग चुप रहे, लेकिन एक बाल प्रॉफिट मोहम्मद का, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद का बाल वहाँ पे कैसे आ सकता है। पहले तो ये बताएंगे कश्मीर में प्रॉफिट मोहम्मद तो कभी इस तरफ आए ही नहीं, और फिर उनको तो जिन हालात में दफन किया गया था वहाँ तो खिलाफत की जंग चल रही थी, उनकी डेड बॉडी पड़ी रही कि कोई दफन करने को तैयार नहीं था। गिनती के 8-10 लोग तो जनाजे में थे। ऐसे में उनके बाल कहाँ से आ गए? तो ज़रा सुनिए पुष्पेंद्र कुलशस्त्र जी को। में जम्मू कश्मीर में एक जगह है हजरत बल, उसमें कहा जाता है प्रॉफिट मोहम्मद साहब का उनका एक बाल रखा हुआ है। इस पर डिबेट नहीं है मेरी कि बाल कैसे आया, क्यों आया, बाल की पूजा क्यों हो रही है, इस्लाम में पूजा मना है, उनकी शक्ल नहीं है, उनकी तस्वीर नहीं है, तो बाल को क्यों पूज रहे हो, इस पर डिबेट नहीं है मेरी। मैं इस किस्से को इसलिए आपको रिपीट कर रहा हूं कि 1963 के अंदर वो यकायक एक खबर फैलती है पूरे जम्मू कश्मीर में कि वो बाल खो गया है, बाल खो गया। आग लग गई साहब देश में। 50,000 लोगों ने जम्मू कश्मीर में बाल के खोने की खबर उड़ती है और बंगाल के अंदर 50,000 लोग सड़कों पे आ जाते हैं निकल के। देश का प्रधानमंत्री इतना चिंतित होता है कि सीबीआई के चीफ को रातों रात बाई प्लेन भेजता है और कहता है किसी भी कीमत पे बाल ढूंढो जाके। अब सीबीआई का चीफ बाल ढूंढ रहा था उस जमाने, यही काम था उसके पास, और तो कुछ था नहीं साहब। वो भी कमाल का सीबीआई का चीफ था बेचारा। उसको लगा क्या कहते हैं कि बाल तो ढूंढना ही पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है। वो घूमा घामा 1 महीने बाद उसने कहीं से एक बाल उठाया और कहा कि साहब ये, कुछ लोगों से पूछा, मौजूद लोगों से कि यार ये बाल है, उनका हाँ ये बाल है भाई, इसको रख दीजिए। उसने कहा बाल मिल गया, और जब वो बाल मिल गया तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रात में फोन किया। ये सीबीआई के उस चीफ की किताब में सब लिखा हुआ है, ये कोई मेरे पास कोई अलग से डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इसका। जब उन्होंने प्रधानमंत्री को रात में कहा कि हमें वो बाल मिल गया है, तो नेहरू जी ने कहा कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अगर तुम बाल नहीं ढूंढते तो जम्मू कश्मीर भारत से अलग हो जाता। तो मैं उस घटना को सोचता हूं और 1990 की घटना को सोचता हूं कि एक बाल के लिए सीबीआई का चीफ भेजा गया, रातों रात भेजा गया, बाल ढूंढवा भी लिया, बाल रख भी दिया गया, और बाल ढूंढने और मिलने के बीच में 2 सरकारें भी बदल गईं, और बाद में जो वजीर आला है उनसे भी कहा, वो भी कहने लगे पता नहीं बाल मिल गया, लेकिन उनका है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन बाल तो आज भी पूजा जा रहा है, वो डिबेट नहीं है। लेकिन इसी देश के अंदर मैंने देखा बाल के खोने की चिंता से लेकर के 3.5 लाख पंडित रातों रात खो गए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा जाके ढूंढो उनको। किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, कोई संसद में सवाल नहीं उठा, कोई हंगामा नहीं हुआ। ये मक्कारी, ये मुनाफत इस देश के अंदर है। तो अजीज दोस्तों, यही चीज है कि फिर बीजेपी विरोध में, मोदी विरोध में देश विरोधी फैल के चलते हैं, और ऐसे में कुछ सेलिब्रिटीज का देखें बड़ा एक रोल होता है। एक आम आदमी, भारत में सेलिब्रिटी है ना, वो फिर बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो जाता है। एक आम आदमी से वो जब सेलिब्रिटी बनते हैं, एक बसों में धक्के खाने वाले से लेके शुरू करते हैं शाहरुख खान जैसे लोग, और फिर जब वो बिलियनर बन जाते हैं और ऐसी
7 स्टार लाइफ वो और उनके परिवार वाले गुजारते हैं, तो उनको एक तो अप्रिशिएटिव होना चाहिए उस माशरे का, उस कौम का, उस मुल्क का जिसकी वजह से कि वो इतना बड़ा सेलिब्रिटी बनते हैं, और बड़ा केयरफुल लाइफ गुजारनी चाहिए। और उसमें ख़ास तौर पे जब आप एक मुसलमान हो और मुसलमानों का भारत में जो रोल रहा है हिस्टोरिकल, वो बड़ा भयानक रहा है। तो ऐसे में ऐसे सेलिब्रिटीज़ को बड़ा केयरफुली आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा हमने देखा है कि होता नहीं है। तो मजबूरन फिर भारत की सबसे बड़ी स्टेट, पॉपुलस स्टेट यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को भी आके कुछ बातें करनी पड़ी, जो उनको ज़ाहिर है शाहरुख खान और उनके कबीले के लोगों को अच्छी नहीं लगी होंगी, लेकिन बात तो हकीकत है ना। आपको शाहरुख खान हो या आप आमिर खान हो, आप सैफ अली खान हो, आप फरहान अख्तर हो, जावेद अख्तर हो, आप लोगों का बड़ा केयरफुल रोल होना चाहिए, अप्रिशिएटिव भी होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप उनके बूथ चाटने लगें या आप उनके बिल्कुल कदमों में गिर जाएं, लेकिन एटलीस्ट आपको मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की जिसने आपको स्टार बनाया उसका अप्रिशिएटिव होना चाहिए और कंपेयर करना चाहिए कि मुसलमान देशों में माइनॉरिटीज़ के साथ क्या होता है। ऐसे में जब आपको भारत में इतना ज़्यादा मौका भी मिलता है, मान भी मिलता है, तो आपको एक करेक्ट और पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए। सुनिए ज़रा, 2 मिनट की वीडियो है, योगी आदित्यनाथ जी क्या कहते हैं। कुछ कथित लेखकों और कलाकारों ने जिस प्रकार से अब भारत विरोधी स्वर ही, यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है, दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। मुद्दों पर, तथ्यों पर बात होनी चाहिए। भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करने की जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही हैं, उस साजिश से सबको बचना चाहिए। और अगर कोई इस प्रकार की साजिश किसी व्यक्ति या किसी पार्टी को निशाना बनाने के लिए पूरे देश को या बहुसंख्यक समाज को, दुनिया का सबसे सहिष्णु समाज को, ये तो हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए कोई इस प्रकार के षड्यंत्रों में शामिल है तो उसकी सामूहिक निंदा होनी चाहिए, उसका सामूहिक बहिष्कार भी होना चाहिए। पाक आतंकी और मुंबई ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है हाफिज सईद ने जो है कहा है कि अगर ऐसे लोग शाहरुख खान हो या फिर जो साहित्यकार हैं वो लोग अगर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं भारत में तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं। निमंत्रण दो, बखूबी जाएं लोग, हम भी इसका स्वागत करेंगे कि ये लोग जाएं। कम से कम भारत को बदनाम करने वाले लोग अपनी वास्तविकता और अपनी औकात को भी समझेंगे। एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था, जब कुत्तों की तरह उसको दुत्कारा गया था वहां से, तो उसी प्रकार से यही हाल इनको भी होंगे। आतंकी ऐसा कह रहा है, मैं कह रहा हूं ना, चाहे ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर। और अजीज दोस्तों, ये हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने के देखो, भारत में एक आई थी एक लहर, अन्ना हजारे जी ने एक आंदोलन किया था करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उस आंदोलन बड़ा कामयाब आंदोलन था, बड़ा हिस्टोरिक रहा। लेकिन उस आंदोलन की कश्ती पे सवार होके एक आदमी ने नाजायज फायदे उठाए। भारत में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने ऐसे ख्वाब दिखाए लोगों को, जो कि मतलब देखें, दुनिया में कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती। अगर आपको कोई चीज़ मुफ्त दी जा रही है तो ज़रूर उसके पीछे देने वाले का कोई ना कोई बेनिफिट होता है। आप शैम्पू खरीदने जाते हैं और शैम्पू के साथ 1+1 फ्री होता है, या शैम्पू के साथ कोई छोटी क्रीम की बोतल फ्री लगा देते हैं,
तो वो आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहे होते, उस कंपनी का उसमें कोई ना कोई फ़ायदा होता है। जब भी वो आपको 1+1 या कोई फ्री आइटम देता है। दुनिया में देखें, सोशलिस्ट सिस्टम का यही है कि वो आपको फ्री दे के उससे 50 फ़ायदे हासिल करते हैं। और यही चीज़ हुई कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ये एक ट्रेंड डाला कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री फलां, फ्री ढुमका, और फिर आप हाल देखते हैं कि कर्जे पे कर्जा चढ़ता जाता है। तो ये चीज़ों से मतलब आप वोट तो खरीद सकते हैं, लेकिन फिर उस स्टेट का हाल इतना अच्छा नहीं रहता। और अरविंद केजरीवाल के इन नारों की वजह से, और एक फटे पुराने कपड़े पहन के और मफलर ओढ़ के और जिस तरह का गेटअप बना के वो चलते रहे, इससे उन्होंने बड़े ख्वाब दिखाए लोगों को। लोगों ने कहा ये आदमी कुछ करके दिखाएगा, ये आदमी कुछ करके दिखाएगा। और जैसे हमारे पाकिस्तान में अरविंद केजरीवाल को बहुत पसंद किया जाता है, वो कहते हैं भारत में इंकलाब लेके आया, मोदी की पार्टी को दिल्ली में हरा के बैठा है, मोदी की पार्टी को पंजाब में हरा के बैठा है, वगैरह वगैरह। लेकिन असल कहानी तो आपको भी अच्छी तरह पता है कि पीछे क्या है। तो अजीज़ दोस्तों, पंजाब में भी जो आए हैं ये, तो पंजाब के हालात भी आपके सामने ही है। पंजाब में ड्रग्स की भरमार पहले भी थी, अब बढ़ गई है। इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं मानता हूँ कि BSO बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, उनका काम होता है ये सब रोकना, लेकिन बहरहाल स्टेट पुलिस का भी रोल होता है आगे, जो अंदर विद इन द मतलब बॉर्डर क्रॉस करके जो अंदर घुस पाता है, तो फिर उसके लिए स्टेट पुलिस का भी काम होता है। लेकिन अब वो पंजाब पुलिस इन चीज़ों में इतनी वो नहीं रही है। तो पंजाब में हालात आपके सामने ही हैं। इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे बड़े बड़े वादे तो कर दिए, लेकिन देखते हैं कि क्या आगे सूरत हाल रहती है। ये मेरे एक दोस्त हैं जो आपके सामने अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ चीज़ें रख रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, आप ज़रा इस पर गौर कीजिए, आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल हाउ कैपेबल ही इज़। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। नमस्कार अरविंद केजरीवाल जी। जब आपको गुजरात में चुनाव हारते हुए दिख रहा है और आपको लग रहा है कि वहां तो आपको 0 मिलने वाला है, तो अब आप हिंदू एजेंडा लेकर के आ गए। 2 दिन पहले नोट पर भगवान की फोटो की बात करने लग गए। लेकिन अब एक RTI से खुलासा हुआ है कि वक्फ बोर्ड को लगातार पिछले 5 साल में करीबन 100 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा अरविंद केजरीवाल वक्फ बोर्ड को दे चुके हैं, जो कि दिल्ली की जनता की गाड़ी टैक्स की कमाई का पैसा है। RTI साफ साफ कहती है 2015-16 में ये अमाउंट 1 करोड़ 25 लाख रुपए थी। 16-17 में अमाउंट बढ़ के 1 करोड़ 37 लाख हुई। 18 में अमाउंट सीधे 5 करोड़ हो जाती है, पता नहीं कौन सा इन्फ्लेशन है। उसके तुरंत बाद 18-19 में 8 करोड़ 85 लाख, 19-20 में 22 करोड़। 2020-21 में नहीं दे पाए क्योंकि कोरोना की व्यवस्था के चलते पैसे की शॉर्टेज थी, लेकिन उसका पूरा खामियाजा भुगतते हुए 2021-22 में सीधे 62 करोड़ वक्फ बोर्ड को दे दिए हैं। अगर आप टोटल कैलकुलेशन करके देखेंगे तो कुछ 100-125 करोड़ के आसपास की कैलकुलेशन है। तो मेरा केजरीवाल जी से यही पूछना है, इतनी हिंदू भक्ति करना चाहते हो, नोटों पर भगवानों की फोटो देखना चाहते हो, तुमने पुजारियों को तो पैसा नहीं दिया, तुमने मंदिर तो नहीं बनाए, यमुना नदी के किनारे रिवर फ्रंट तो नहीं बनाया। हाँ, तुमने एक काम किया है, गाड़ी कमाई का पैसा टैक्स का वक्फ बोर्ड को जरूर दिया है, जो ना जाने कहां पर इस्तेमाल किया गया है और किस तरह से उस पैसे को बांटा गया है। धन्यवाद दोस्तों।